Hello students, in today's lecture we are going to learn 12th standard SP lesson number 10 that is dividend and interest. So इसमें आज हम देखने वाले हैं लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड. सो यहाँ पे हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में फीचर्स ऑफ डिविडेंड. उसके पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि डिविडेंड होता क्या है. ओके आज हम देखने वाले हैं लीगल प्रोविजंस. क्या क्या ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू हम डिविडेंड पे कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहला क्या है, लीगल प्रोविज़न ऑन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. तो पहला लीगल प्रोविज़न ये है कि डिविडेंड के सोर्सेज क्या हैं. ठीक है, डिविडेंड हम कहाँ कहाँ से पे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि डिविडेंड पे कर सकती है कंपनी. ओके सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं. कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग. सो कोई भी साल हो, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ पे क्या कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है. यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसके आधार पे, उसके बेसिस पे. फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, करेंट प्रॉफिट्स. करेंट प्रॉफिट्स मीन्स लाइक करेंट ईयर प्रॉफिट. ठीक है, सो अगर करेंट प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, अच्छा देख लेते हैं पहले. करेंट प्रॉफिट दैट इज़ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व. अगर इस साल करेंट प्रॉफिट मतलब कि जो रनिंग जो बिज़नेस की रनिंग ईयर है, ठीक है, मतलब इसी साल सपोज कर ले कि हम इसी साल की बात कर रहे हैं कि इस साल कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ. तो कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, इसी साल के प्रॉफिट में से यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट मतलब क्या, डिप्रिसिएशन दे दिया, प्रोवाइड कर दिया उसका. ठीक है, रिज़र्व में जो पैसे ट्रांसफ़र करना था वहाँ पे कर दिए, या फिर जो लॉसेस हैं उसे आपने पे किया. उसके बाद जो भी आपका नेट अमाउंट बचता है, नेट प्रॉफिट बचता है, उसमें से कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को. ओके सो ये क्या है, पहला सोर्स क्या है यहाँ पे, तो करेंट प्रॉफिट में से जो इस साल का प्रॉफिट हुआ है उसी में से कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है अगर उसके पास पैसे बचे हुए हैं रिज़र्व में डालने के बाद. जो कुछ साइड में पैसे वो रिज़र्व करके रखती है उसमें, और डिप्रिसिएशन जो प्रोवाइड उसे करना है, ठीक है, जो डिप्रिसिएशन में जो भी ट्रांसफ़र करना है वो करने के बाद यहाँ पे वो डिविडेंड पे कर सकती है. ये पहला सोर्स हुआ. दूसरा सोर्स क्या है यहाँ पे, out of profits of the company of any previous financial year after providing for depreciation. देखिए सपोज़ कि मान लीजिए कि करेंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर सकती है कंपनी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. कोई भी पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, चाहे पिछले साल हो या उसके पिछले साल हो, अगर उसने एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके फंड रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, रिज़र्व में पैसे रखे हुए हैं, तो उसमें से भी वो कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, दे सकती है. लेकिन प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, पहले डिप्रिसिएशन जो है उसका देने के बाद, और जो उसके कुछ और जो डिवेंचर पहले जिसको जिसको देना होता है इंटरेस्ट वगैरह वो पे करने के बाद पैसे अगर बच रहे हैं तो यहाँ पे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे पैसे दे सकते हैं, मतलब अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को यहाँ पे डिविडेंड पे कर सकती है कंपनी. मतलब कि करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, कंपनी के पास रिजर्व में पैसे बचे हुए, उससे भी कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे कर सकती है लोगों को अगर उतना उसके पास पैसे हैं तो. देखिए डिविडेंड देना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर डिविडेंड पे नहीं कर पाती कंपनी तो लोगों को लगता है कि कंपनी का जो है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, जो कंपनी है वो टूट रही है क्या, कंपनी का जो लाइक कह सकते हैं कि ना लोग मतलब मार्केट में इस तरीके से अफवाहें उड़ने लगती है कि लगता है डूबने वाली है कंपनी, डिविडेंड तक नहीं दे पा रही है अपने शेयर होल्डर्स को. इसके लिए उन्हें डिविडेंड देना ज़रूरी हो जाता है. इसके लिए वो क्या करते हैं, चलिए जो पुराना हमारा रिज़र्व है, रिज़र्व रखते क्यों है, तो इसीलिए ताकि आगे चल के काम आ सके. तो यहाँ पे उन्हें अगर इस साल फ़ायदा नहीं हुआ तो भले से कम देंगे डिविडेंड, लेकिन देंगे ज़रूर. ठीक है, तो इस तरीके से वो डिविडेंड पे कर सकते हैं. थर्ड सोर्स क्या है यहाँ पे, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड. देखिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है, कभी कभी ना कंपनी को हेल्प करती है. कब हेल्प करती है, सपोज़ कि कोई ऐसा इलाका है जो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा गांव है जहाँ पे कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज़ कि मान लीजिए महाराष्ट्र का ही ले लीजिए, तो सपोज़ कि विदर्भ साइड में कुछ सूखा काल ज़्यादा रहता है, वहाँ पे बारिश कम होती है. तो यहाँ पे सपोज़ कि गरीबी है और कंपनी चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा लोग इन्वेस्ट करें. वहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी कंपनी वहाँ पे अपना फैक्ट्री नहीं डालना चाहती कि वहाँ पे तो कोई जाएगा नहीं, हमारा लॉस होगा. बट यहाँ पे उसे गवर्नमेंट हेल्प करेगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब हेल्प करेगी, जैसे देखिए अभी जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है उधर में अभी कैसा न्यू टेरिटरी बनाया, तो इसके लिए वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि अरे वहाँ पे हमेशा कुछ जो लाइक जो
आतंकवादी गतिविधियाँ एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहती हैं, सक्रिय रहती है। ऊपर से पाकिस्तान का जो लफड़ा अलग, फिर चाइना से अलग, तो वहाँ पे कोई कंपनी जाना नहीं चाहेगी क्योंकि वहाँ पे उनका लॉस होगा। इसके लिए वहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी। ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट करेगी कि आप चलिए, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा हम उसके लिए उसका आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम करेंगे, आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कंसेशन भी देती है, वो कंपनी को कंसेशन भी देगी, छूट भी देगी, टैक्स भी नहीं लेगी। ठीक है, तो अगर उनका वो जो कंपनी बोलती है हमें इस साल अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सके, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें पैसे दे देती है डिविडेंड पे करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि स्टेट गवर्नमेंट कब देगी, जब जैसे कि मुंबई में मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में अगर इस तरीके से कुछ होता है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है कि आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी, जब जैसे कि मैंने बताया जम्मू कश्मीर या लद्दाख का कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो वो किसके अंडर में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बनता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यहाँ पे लोगों की उन्नति करे, तरक्की करे, ताकि कि वो उसका भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, लाइक सिक्किम, नागालैंड, वहाँ पे इस तरीके का एरिया है जहाँ पे कुछ डेंजरस एरिया है, या कह सकते हैं कि कुछ उतना लोग वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे लोग जाते नहीं, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसके लिए वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग पैसे फंड भी दे देंगे, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। तो इस तरीके से वो लोग दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं कंपनी को ताकि वो डिविडेंड पे कर सकते हैं। ये थर्ड सोर्स हुआ। पहला सोर्स करेंट प्रॉफिट, दूसरा है कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो रिजर्व फंड आपके पास बचा हो उसमें से दे दीजिए डिविडेंड। तीसरा क्या है कि जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो पैसे देती है उसमें से आप डिविडेंड पे कर सकते हैं। आपको हेल्प के लिए दिया हुआ है तो भी आप यहाँ पे उन्हें दे सकते हैं, या फिर डिविडेंड पे करने के लिए दिया है तब तो आप दे ही सकते हैं। अच्छा, तो ये रहा पॉइंट ए। ठीक है, अब पॉइंट बी क्या है, पॉइंट ए में क्या था, तो कंपनी डिक्लेयर कर सकती है कोई भी फाइनेंशियल ईयर, चाहे करेंट ईयर हो चाहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो, इस तरीके से। अब इसमें क्या, बी में डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कंपनी कैपिटल में से कभी डिविडेंड पे नहीं करती, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट ये अलग टर्म है, वो क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट है क्या, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, कैपिटल प्रॉफिट्स अराइज व्हेन अ कंपनी सेल्स पार्ट ऑफ इट्स फिक्स्ड असेट्स एट प्राइस हायर दैन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच असेट्स और प्रीमियम अर्नड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी, सपोज मान लीजिए कि कंपनी ने क्या किया, उसने कुछ उसके जो लाइक प्लॉट है या कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग नहीं समझ लीजिए, प्लॉट है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके असेट, यहाँ पे फिक्स्ड असेट की बात हो रही है, फिक्स्ड असेट की बात, ठीक है, फिक्स्ड असेट आपको पता है। तो अगर उसने सपोज़ ख़रीदा है 10 लाख में और उसे यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, उसे कुछ 1-2 साल में वो क्या कर रही है, यहाँ पे 50 लाख में बेच रही। तो ये क्या हुआ, 40 लाख उसके क्या हुए, उसका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना। यहाँ पे बोला गया है हायर दैन ओरिजिनल कॉस्ट, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था उससे उसने क्या किया, ज़्यादा में बेच दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, कंपनी ने अपने कुछ फिक्स्ड असेट के पार्ट को बेचे और उससे ज़्यादा प्राइस में बेचे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे ज़्यादा प्राइस में बेचे। ठीक है, तो यहाँ पे उससे भी डिविडेंड पे कर सकती है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रीमियम अर्न्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। जैसे देखिए, सपोज़ कि कंपनी क्या करती है कि जो उसका प्रीमियम शेयर का मतलब क्या होता है कि जब जैसे कि उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करती है, जब पब्लिक में वो सेल करती है, सपोज़ कि प्रीमियम में सेल करती है, ठीक है, प्रीमियम सेल में अगर करती है, आपको पता होगा पार प्रीमियम, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। तो प्रीमियम में जब करती है तो ये 110 में सपोज़ कर रही है, 110 में सेल कर रही है, इसका जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर का 100 है, बट ये क्या कर रही है, यहाँ पे 110 में ये अगर एक्स्ट्रा अगर ये बेच रही है 10 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो ये 10 रुपये क्या हो रहा है, इसका एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस तरीके से वो अपने शेयर को भी बेच के ये क्या कर सकती है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट में बेच के यहाँ से पैसे उठा सकती है। और अपना फिक्स्ड असेट जो उसकी संपत्ति है, लैंड है, प्लॉट है, उसे भी बेचिए, क्या कर सकती है, मशीनरी है, तो उसे भी बेचिए, ज़्यादा पैसे में यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकती है और उसी प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर सकती है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट मीन्स व्हेन अ कंपनी सेल्स पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। ये जो फिक्स्ड असेट
को जो बेचेगी उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अगर शेयर जो है, शेयर का 100 यहाँ पे 100 है उसका प्राइस वैल्यू, जो ओरिजिनल प्राइस वैल्यू है, बट वो यहाँ पे वो 110 या 150 में बेच रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इसका प्रॉफिट हुआ और उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट से वो क्या कर सकती है, डिविडेंड को पे कर सकती है। ओके, सो ऑन फुलफिलिंग दिस कंडीशन, तो पहला क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट बेच तो रही है लेकिन ये कैश में होना चाहिए। ये जो कैपिटल प्रॉफिट्स आ रहा है, ठीक है, ये कैपिटल प्रॉफिट जो आ रहा है ये कैसा होना चाहिए, इन कैश, रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए। अब रियलाइज्ड इन कैश का मतलब क्या हुआ, तो देखिए सपोज़ कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसने कुछ सपोज़ मान लीजिए 20 साल में, 20 ईयर्स में उसने क्या किया, कोई प्लॉट है जिस उसने क्या किया, उसने इसको ख़रीदा, समझ लीजिए 5 लाख में, ठीक है, 5 लाख में इसने ख़रीदा। आज उसी की कीमत 20 साल पहले ख़रीदा और आज 20 साल बाद उसकी कीमत क्या हो गई, सपोज़ कि 50 लाख हो गई या 60 लाख हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, वो पर्सन चाहता है कि अभी तो मेरी ये जो वैल्यू है ये बढ़ चुकी है, तो अभी वो क्या चाहता है कि इसका रिवैल्यूएशन हो। ठीक है, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि इसका जो भी अभी जो कीमत है उसकी वो कीमत मेरे बैलेंस शीट में लिखी जाए। भले से वो 5 लाख में ख़रीदा है, 5 लाख की कीमत भले से थी 20 साल, लेकिन आज उसकी कीमत 50 लाख हो गई है। तो वो क्या सोचेगा, इसका जो नेट, जो अभी जो करेक्ट है ना, जो करेक्ट अमाउंट है ना इसका, वो उसके बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। सो वो क्या करेगा, इसे असेट साइड में 50 लाख लिखवाएगा अपने लाइक बैलेंस शीट में। ठीक है, तो एक अगर वो असेट साइड में यहाँ पे लिखवा रहा है, एक साइड असेट में वो लिखवा रहा है 50 लाख, तो जो उसका यहाँ पे जो प्रॉफिट हो गया 40 लाख, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। अगर उसने 10 लाख में ख़रीदा है तो अगर 5 लाख में ख़रीदा है तो यहाँ पे 45 उसे फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन जो उसका 40 लाख है, यहाँ पे 40 लाख लाइबिलिटीज़ में तो लिखना पड़ेगा ना, 40 लाख उसे लाइबिलिटीज़ में तो कहीं ना कहीं लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो रिज़र्व बनाते हैं, उसे ही रिवैल्यूएशन रिज़र्व कहा जाता है। लेकिन देखिए ये यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रियलाइज्ड इन कैश, कैश में होना चाहिए, लेकिन अभी इसने वो 5 लाख में या 10 लाख में ख़रीदा है, जो 50 लाख हुआ है उसने उसे बेच के उसे कमाए नहीं है पैसे। ठीक है, अभी सिर्फ उसकी वैल्यू उसने रिवैल्यूएशन कराया है, उसे उसकी कीमत पता है 50 लाख है, बेचेगा तो उसे 50 लाख ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, उसने भले ही बैलेंस शीट में लिखवा दिया है लेकिन उसका अभी वो बिका नहीं है, पैसे नहीं आए हैं, तो क्या वो इससे डिविडेंड पे कर सकती है? भले से 50 लाख उसके पास असेट हैं, ठीक है, लेकिन क्या उससे वो यहाँ पे डिविडेंड पे कर सकती है? अपने शेयर होल्डर्स को ये दिखा सकती है कि नहीं मेरे पास 50 लाख का मेरे पास पड़ा हुआ है, अमाउंट पड़ा हुआ है, मैं आपको कभी भी दे सकता हूँ, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं, जब तक उसके पास कैश नहीं आ रहे हैं, नहीं आ सकते, तब तक वो क्या कर सकता है, नहीं दे सकता डिविडेंड। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ये क्या होना चाहिए, रियलाइज्ड इन कैश। जब उसने कैपिटल प्रॉफिट मैंने आपको समझाया कि क्या है, जब वो कुछ बेच रहा है यहाँ पे, उससे उसको जो पैसे मिलेंगे वही, तो उसने बेचा तो नहीं है अभी तक, पैसे आए तो नहीं है, तो डिविडेंड कैसे पे कर सकता है? ठीक है, उसका ये नहीं दिखा सकता कि मेरे पास इतना 50 लाख है, मैं कभी भी तुम्हारा पे कर सकता हूँ, उससे बात नहीं बनेगी। उसे वो डिविडेंड पे करने के लिए वो पैसे उसके हाथ में आना ज़रूरी है। तो यही क्या बोला है कि कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन कैश। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कैपिटल प्रॉफिट से आप पैसे पे तो कर सकते हो, डिविडेंड पे तो कर सकते हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसमें परमिशन मिली होनी चाहिए। ठीक है, कि आप इस तरीके से कैपिटल प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों को। ये जो रूल्स रेगुलेशन की बुक होती है कंपनी की, उसमें लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट्स आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सो ये क्या बोल रहा है, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सो ये प्रॉफिट में बना होना चाहिए। ठीक है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन होने के बावजूद भी ये प्रॉफिट में ही होना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए कि मतलब कि आपने रिवैल्यूएशन किया असेट की या लाइबिलिटीज़ की, जो आपकी असेट है, आपको ये यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, सपोज़ कि देखिए आपने, सपोज़ मान लीजिए कि एक कोई ये प्लॉट है, प्लॉट आपने ख़रीदा, या कोई ओनर है जो उसने ख़रीदा, ये पर्सन है उसने ख़रीदा है, यहाँ पे उसने सपोज़ मान लीजिए कि उसने एक प्लॉट ख़रीदा 10 लाख में। ठीक है, 10 लाख मान लीजिए, और उसकी कीमत सपोज़ कि उसने 2 साल पहले ख़रीदी और आज उसी ज़मीन की कीमत कितनी है, 10 लाख तो उसने ख़रीदा, लेकिन आज उसकी कीमत 40 लाख है मान लीजिए। 2 साल पहले लिया, 2 ईयर्स पहले लिया उसने, और यहाँ पे आज उसकी कीमत 10 लाख है।
सॉरी 40 लाख है, लेकिन इसने क्या किया, बेचा इसने सिर्फ 20 लाख में बेचा, लेकिन इसकी कीमत है 40 लाख। उसे लगेगा कि 10 लाख में उसने ख़रीदा था, बट 2 साल के बाद उसने 20 लाख में बेच दिया यहाँ पे। लेकिन ये कि आप देखोगे तो क्या ये उससे फ़ायदा हुआ, यहाँ पे उसे प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि उसी जगह की कीमत आज 40 लाख है, 40 लाख है, और उसने क्या किया, सिर्फ 20 लाख में बेची। उसे लग रहा है कि मैंने 2 साल पहले मैंने 10 लाख में ख़रीदे थे, आज 2 साल के बाद मेरे को 10 लाख ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल उसकी प्राइस है आज 40 लाख है, तो यहाँ पे उससे लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जो उसकी प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, असेट्स या लाइबिलिटीज़ की, ये हमेशा प्रॉफिट में होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपनी डूब सकती है। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल प्रॉफिट्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सी पॉइंट क्या है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि वो कैपिटल हमें पता है कभी वो ओन्ड कैपिटल से और बोरोड कैपिटल से फंड अरेंज करती है, रेज करती है। तो ओन कैपिटल में आपका क्या हो गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, या फिर रिजर्व, ये सब क्या होगा, ये ओन कैपिटल। बोरोड कैपिटल में जैसे डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर में जो इशू करती है, बॉन्ड्स में जो इशू करती है, या फिर डिपोजिटर्स को जो यहाँ पे डिपॉजिट जो इशू करती है ये होता है, या फिर लोन लिया बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये किस में आता है, बोरोड फंड में आता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कैपिटल क्यों रेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि कुछ भी जैसे कि एक्सपैंड करना चाहती है कंपनी का, और ग्रोथ करना चाहती है और एक्सपैंड करना चाहती है, या जो उसके खर्चे हैं मशीनरी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या फिर अलग अलग खर्चे जो होते हैं उसके लिए कैपिटल रेज करते थे। यहाँ उसके कंपनी के अच्छे से कंपनी रन कर सके, चल सके, उसके लिए कैपिटल होता है, ना कि डिविडेंड देने के लिए। डिविडेंड कब होता है, जब प्रॉफिट होता है कंपनी को, तब वो डिविडेंड पे कर सकती है, या रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं तो डिविडेंड दे सकती है। कैपिटल में से वो पैसे डिविडेंड पे नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। फ्री रिजर्व क्या है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि फ्री रिजर्व यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्री रिजर्व आर द रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ऑडिटेड, देखिए उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पड़े हुए हैं। फ्री रिजर्व मतलब एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा अमाउंट। ऑडिटेड का मतलब कि चेक हो गया, मतलब लाइक ऑडिटर हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड इट दैट मनी इज़ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। पैसे पड़े हुए हैं रिजर्व में, ठीक है, प्रॉफिट्स मतलब पड़े हुए हैं। यहाँ पे फ्री रिजर्व का मतलब क्या है कि पैसे उसके पास रिजर्व में पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। और यहाँ पे ऑडिटेड भी हो गया, बैलेंस शीट का सारे जो चेक कर रहे हैं वो भी हो गया, तो पता चला कि हाँ नेट अमाउंट इसका आ रहा है, प्रॉफिट आ रही है, सारे ऑडिट हो गए कि जो भी लॉस था वो भी हो गया, डिप्रिसिएशन को भी प्रोवाइड करवा दिया गया, रिजर्व में भी पैसे भेज दिए गए, ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब जो नेट अमाउंट बच रहा है, फ्री रिजर्व बच रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है, उसमें से भी कंपनी डिविडेंड को पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीगल प्रोविज़न फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।